आज के इस गहन चर्चा में हम समय में बहुत पीछे जाने वाले हैं। एक ऐसे दिन की तरफ जिसने इस ग्रह का पूरा भूगोल, इतिहास और भविष्य एक झटके में बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं डायनासोर के उस आखिरी दिन की। हम्म। हम इंसान आज खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं। हमने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, हवा में उड़ने वाली मशीनें बना ली हैं। लेकिन ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है कि अगर पृथ्वी के इस 4.5 अरब साल के पूरे इतिहास को एक 24 घंटे की घड़ी मान लिया जाए, तो हम इंसान उस घड़ी के रात 12 बजने से बस कुछ ही सेकंड पहले नजर आते हैं। बिल्कुल। हम तो जैसे अभी अभी आए। हाँ, हमारे आने से बहुत पहले लगभग 150 मिलियन सालों तक एक ऐसा युग था जब दुनिया का नजारा कुछ और ही था। ना हम थे, ना हमारी ये गाड़ियां थी। प्रकृति का एक ऐसा विशाल रूप था जिसकी आज हम केवल कल्पना कर सकते हैं। जो रिसर्च और भूवैज्ञानिक डेटा है वो हमें बताते हैं कि कैसे उस एक दिन ने हमारी आज की दुनिया और हमारे खुद के वजूद की नींव रखी। सही कहा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डायनासोर का अंत सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि वो एक नई शुरुआत का सबसे क्रूर और सबसे साइंटिफिक अध्याय था। हम आज उस दिन की फिजिक्स, वहाँ की जियोलॉजी और उस बदलाव को समझेंगे जिसने जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए उस वक्त नज़ारा कैसा रहा होगा। क्रिटेशियस पीरियड की उस खूबसूरत और भीमकाय दुनिया में हवा एकदम साफ थी। उस समय ऑक्सीजन का स्तर इतना ज्यादा था कि आज के जो छोटे छोटे कीड़े हम देखते हैं ना, वे उस समय बहुत बड़े होते थे। एकदम सही, वे उस समय आज के बांस या चील जितने बड़े हुआ करते थे। एक आम सुबह की कल्पना कीजिए, सूरज उग रहा है, जंगलों में एक अजीब सी शांति है और अचानक जमीन हिलने लगती है। कोई भूकंप नहीं आया है, बल्कि ये एक अर्जेंटीनोसोरस का झुंड है। बाप रे, वो जीव सच में विशाल थे। 100 फीट लंबे और किसी 10 मंजिला इमारत जितने ऊंचे। जब ये चलते थे तो जमीन कांपती थी और उनके उनके सिर्फ सांस लेने भर से हवा का रुख बदल जाता था। वहीं जमीन पर ट्राइसेराटॉप्स घूम रहे हैं, जो अपने सींगों और बख्तरबंद शरीर के कारण बिल्कुल चलते फिरते टैंक जैसे लगते थे। और अगर आसमान की तरफ देखें तो टीरोसॉर्स उड़ रहे हैं, जिनके पंखों का फैलाव किसी छोटे हवाई जहाज जितना था। ये विशालता सिर्फ जमीन और आसमान तक ही सीमित नहीं थी, समंदर में भी तो यही हाल था। बिल्कुल। इस इकोसिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसका सटीक संतुलन था। अगर हम समंदर के नीचे की दुनिया में जाएं, तो वहां का नजारा और भी खौफनाक था। वहां प्लीजियोसॉर्स और मोसोसॉर्स जैसे समुद्री जीव राज करते थे। इन जीवों का आकार इतना विशाल था कि आज की ग्रेट व्हाइट शार्क उनके सामने बस एक छोटी सी गोल्डफिश जैसी लगती। वो सच में एक अलग ही दुनिया थी। हाँ, हर चीज एक लय में काम कर रही थी। विशाल शाकाहारी जीव जंगलों को एक आकार देते थे और बड़े मांसाहारी जीव उनकी आबादी को कंट्रोल करते थे। करोड़ों सालों के एवोल्यूशन ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जो अपने आप में एकदम परफेक्ट था। और जब बड़े मांसाहारी जीवों की बात आती है, तो उस दुनिया के सबसे मशहूर शिकारी टी-रेक्स का जिक्र तो होना ही चाहिए। अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में इसे एक बेकाबू मॉन्स्टर के रूप में दिखाया जाता है, जो बस दहाड़ता है और हर चीज को तबाह कर देता है, जो कि असलियत से काफी दूर है। बिल्कुल। हमारे स्रोत इस हॉलीवुड वाली छवि को पूरी तरह तोड़ देते हैं। ये 2 टन के वजन वाला एक ऐसा जीव था जिसकी दहाड़ मीलों दूर तक खौफ पैदा कर देती थी, जिसके दांत किसी चाकू की तरह नहीं बल्कि सीधे हड्डियां को चलने के लिए बने थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो भी एक आम जानवर ही था। वो भी सुबह सुबह सूरज की पहली धूप सेकता था, किसी नदी के किनारे शांति से पानी पीता था और अपने बच्चों की परवाह करता था। वो कोई विलन नहीं था, बल्कि उस इकोसिस्टम का टॉप प्रेडेटर था। वहीं दूसरी तरफ इसी इकोसिस्टम में एक बहुत ही शांत लेकिन क्रांतिकारी बदलाव भी हो रहा था। यही वो समय था जब धरती पर पहली बार फूल खिलना शुरू हुए थे। पहली बार? हाँ, पर्पल, येलो और रेड कलर के फूलों ने पहली बार हरे भरे जंगलों में रंग भरना शुरू किया था। मधुमक्खियां पहली बार इन फूलों पर बैठ रही थीं। लेकिन इन सब के बीच हमारे पूर्वज, जो उस समय बहुत छोटे मैमल्स हुआ करते थे, जो शायद आज के चूहों जैसे दिखते होंगे। बिल्कुल, चूहों या छछूंदरों जैसे, वे इस विशाल दुनिया में बहुत डरे सहमे रहते थे। वे रात के अंधेरे में बाहर निकलते थे और दिन में विशाल डायनासोरों के पैरों के नीचे कुचले जाने के डर से जमीन के नीचे बिलों में छुपते फिरते थे। उस पूरी दुनिया में हर जीव को यही लगता होगा कि ये संतुलित और विशाल दुनिया हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी।
यहाँ कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जमीन पर तो सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत दूर अंतरिक्ष के गहरे और ठंडे अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। एस्टेरॉयड बेल्ट की वो घटना। हाँ, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, जहां करोड़ों पत्थर लाखों सालों से यूं ही घूम रहे हैं। वहां दो पत्थरों की एक रैंडम सी टक्कर हुई, एक भयानक टक्कर, और उस झटके से एक पत्थर अपने रास्ते से भटक गया। उसने पृथ्वी की तरफ रुख कर लिया। ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बस अंतरिक्ष का एक हादसा था। और ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, ये चिक्सलूब इम्पैक्टर था, लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा, यानी माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक ठोस चट्टान का टुकड़ा। और जो बात इसे सबसे ज्यादा जानलेवा बनाती है वो है इसकी रफ्तार। 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। सही कहा, ये 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की भयानक रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा था। लेकिन एक मिनट, हमारे सुनने वालों के लिए यहाँ एक बहुत ही साधारण सा सवाल दिमाग में आ सकता है। पृथ्वी तो लगभग 12,700 किलोमीटर चौड़ी है। एक 10 किलोमीटर का पत्थर पूरी पृथ्वी के जीवन को कैसे खत्म कर सकता है? ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल तरबूज पर रेत का एक छोटा सा कण टकरा जाए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही बुनियादी नियम में छिपा है। काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। विनाश पत्थर के आकार से नहीं, बल्कि उसकी स्पीड और मास के कॉम्बिनेशन से हुआ। मतलब उसकी रफ्तार और वजन दोनों का असर। बिल्कुल। जब कोई चीज 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो उसका द्रव्यमान एक अकल्पनीय ऊर्जा में बदल जाता है। कल्पना कीजिए कि एक आम बुलेट शायद 2 या 3,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये पत्थर उस बुलेट से 20 गुना ज्यादा तेज था। बाप रे। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल के पास पहुंचा तो पृथ्वी की ग्रेविटी ने इसे और जोर से अपनी तरफ खींच लिया। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये शुद्ध ऊर्जा का एक ऐसा गोला था जो अपने अंदर करोड़ों परमाणु बमों जितनी तबाही समेटे हुए था। और इसी संदर्भ में वो द 5 मिनट थ्योरी आती है, जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। ये थ्योरी सोचने पर मजबूर कर देती है कि समय का एक छोटा सा हिस्सा कैसे पूरा इतिहास बदल सकता है। हाँ, और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि अगर वो एस्टेरॉयड अंतरिक्ष से अपनी यात्रा में सिर्फ 5 मिनट लेट हो जाता, सिर्फ 5 मिनट, तो कहानी कुछ और ही होती। एकदम। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ी और घूम चुकी होती, और तब ये पत्थर मेक्सिको की जमीन से टकराने के बजाय गहरे प्रशांत महासागर में जाकर गिरता। गहरे समंदर का पानी और वहां की पतली क्रस्ट इस इम्पैक्ट की बहुत सारी ऊर्जा को सोख लेती। यानी डायनासोर बच सकते थे। शायद एक बहुत बड़ी सुनामी आती, कुछ इलाके तबाह होते, लेकिन डायनासोर्स कभी विलुप्त नहीं होते। ग्लोबल विंटर नहीं आता। लेकिन ब्रह्मांड के पास कोई और ही प्लान था। वो ठीक उसी समय उसी जगह पर गिरा जो इस ग्रह पर तबाही के लिए सबसे सटीक निशाना था। तो चलिए उस आखिरी दिन के उस भयानक पल की तरफ चलते हैं। जमीन पर जानवरों ने आसमान में देखा होगा एक चमकता हुआ बिंदु जो बहुत तेजी से बड़ा होने लगा। वो सूरज से भी ज्यादा चमकने लगा, और फिर आज के मेक्सिको में मौजूद यूकेटन पेनिनसुला के पास शांत समंदर के छिछले पानी और जमीन के ऊपर वो टकराया। वो पहला सेकंड। हाँ, एक ऐसा पल जिसने पृथ्वी का इतिहास 2 हिस्सों में बांट दिया। कि हवा उसके सामने से हट भी नहीं पाई। हवा उसके नीचे पूरी तरह से कंप्रेस हो गई। इस दबाव के कारण कुछ ही पलों में हवा का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतनी भयंकर गर्मी। और फिर हुआ वो इम्पैक्ट। उस टक्कर ने जमीन के अंदर तुरंत 20 किलोमीटर गहरा और 150 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा कर दिया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस एक झटके की ऊर्जा हिरोशिमा पर गिरे एटम बम से 10 बिलियन गुना ज्यादा थी। 10 बिलियन गुना? ये इतनी बड़ी संख्या है कि दिमाग इसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता। उस इम्पैक्ट के आसपास जो भी पानी था, जो भी पेड़ थे, जो भी जीव वहां मौजूद थे, उन्हें कुछ समझ आता या दर्द महसूस होता, उससे पहले 1 सेकंड के अंदर वे पूरी तरह से वेपराइज हो गए। वे सीधे भाप बन गए। बिल्कुल गायब हो गए। और टक्कर के तुरंत बाद एक शॉकवेव निकली। ये कोई आम तेज हवा नहीं थी, ये साउंड की स्पीड से भी तेज चलने वाली एक ठोस दीवार थी। सही कहा। और उस शॉकवेव की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने मीलों दूर तक फैले
विशाल और मजबूत पेड़ों को माचिस की तीलियों की तरह उखाड़ फेंका। और जो जानवर दूर थे उनका क्या हुआ? जो डायनासोर इम्पैक्ट की जगह से हजारों किलोमीटर दूर नॉर्थ अमेरिका में खड़े थे, उनकी भी स्किन उस भयानक रेडिएशन वाली गर्मी से जलने लगी और उस सुपरसोनिक शॉकवेव के कारण उनके कानों के पर्दे फट गए। और समंदर का हाल तो और भी बुरा था। सुनामी आई होगी। इस टक्कर ने एक मेगा सुनामी पैदा की। 1 किलोमीटर ऊंची लहरें, यानी बुर्ज खलीफा जितनी ऊंची पानी की एक दीवार, जो भयानक रफ्तार से हर दिशा में बढ़ रही थी। इस सुनामी ने पूरे के पूरे तटों को और वहां के जंगलों को एक ही झटके में निगल लिया। लेकिन जो बात इस पूरी घटना को एक साधारण विनाश से एक मास एक्सटिंक्शन यानी महाविनाश बनाती है, वो सिर्फ ये इम्पैक्ट नहीं था। असली तबाही तो इसके बाद शुरू हुई। इम्पैक्ट के वक्त जो ट्रिलियंस टन पत्थर, मिट्टी और मलबा अंतरिक्ष में उछल गया था, वो वहीं नहीं रुका। पृथ्वी की ग्रेविटी ने उस मलबे को वापस अपनी तरफ खींचना शुरू किया। और फिर आसमान से जो बरसा, वो पानी नहीं था, वो तो आग की बारिश थी। बिल्कुल, वो पिघले हुए लावे और लाल गर्म पत्थरों की बारिश थी, जिसे हम आज शूटिंग स्टार्स कहते हैं। उस दिन आसमान ऐसे अरबों शूटिंग स्टार से भर गया था जो आग बरसा रहे थे। और यहीं पर वो जियोलॉजी वाली बात आती है जो सबसे अहम है। हमने पहले बात की थी कि अगर एस्ट्रॉयड 5 मिनट लेट होता तो क्या होता। युकाटन पेनिनसुला की चट्टानें कोई आम चट्टानें नहीं थी। उनमें कुछ खास था। हाँ, उन चट्टानों में जिप्सम और सल्फर बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद था। जब वो एस्ट्रॉयड वहां टकराया तो उसने उस पूरे सल्फर को वेपराइज कर दिया और उसे वायुमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से में फेंक दिया। और नीचे आग बरस रही थी। दूसरी तरफ अंतरिक्ष से वापस गिर रहे गर्म मलबे ने आसमान का रंग लाल कर दिया था और पृथ्वी की सतह का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया था। ये ऐसा था जैसे पूरी दुनिया को किसी ने एक विशाल ओवन में डाल दिया हो। 200 डिग्री, वहां बचना तो नामुमकिन था। जमीन पर मौजूद हर वो जीव जिसका वजन 25 किलो से ज्यादा था, वो इस ओवन में मारा गया। जो ट्राइसेरेटॉप्स इतने मजबूत माने जाते थे, वे इस भयानक गर्मी के आगे कोलैप्स हो गए। जो माताएं अपने अंडों को बचाने की कोशिश कर रही थीं, वे उसी आग में राख बन गई। एक ही दिन में 150 मिलियन सालों का एवोल्यूशन खत्म हो गया। ये वाकई दिल दहला देने वाला है। कुछ ही घंटों में आग की ये बारिश तो रुक गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी खौफनाक था। उस महाविनाश के बाद पूरे वायुमंडल में सिर्फ धूल, राख और वो वेपराइज सल्फर भर गया था, जिसने सूरज को ही छुपा लिया। बिल्कुल, इस घनी चादर ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। दिन पूरी तरह से रात में बदल गया। ये अंधेरा कोई 1 या 2 दिन का नहीं था, बल्कि ये कई सालों तक चला। पूरी दुनिया में एक भयानक ठंड छा गई। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जीवन का पूरा चक्र सूरज की रोशनी पर निर्भर करता है। उस ग्लोबल विंटर यानी उस सालों लंबी सर्दियों ने पूरी फूड चेन को ही तोड़कर रख दिया। पौधे नहीं बचे होंगे। सूरज की रोशनी नहीं मिली तो सारे पेड़ पौधे और जंगल मर गए। जब पौधे मरे तो उन्हें खाने वाले विशाल शाकाहारी जीव भूख से तड़पकर मर गए, और जब शाकाहारी जीव नहीं रहे तो बड़े मांसाहारी जीव जो पहले से ही उस भयानक ठंड से जूझ रहे थे, वे भी शिकार ना मिलने के कारण एक एक करके खत्म हो गए। सब कुछ खत्म हो रहा था। पृथ्वी जो कुछ दिन पहले तक जीवन से धड़कती थी, वो अब एक ठंडी कब्र बन गई थी। पृथ्वी का लगभग 75% जीवन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो इस सब का असली मतलब क्या है? इतनी बड़ी तबाही, 150 मिलियन सालों के एवोल्यूशन का एक ही झटके में मिट जाना, क्या ये सिर्फ एक दुखद अंत था? ये देखने का नजरिया है, लेकिन विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये अंत नहीं, बल्कि नेचर का एक रीसेट बटन था। जब वो भयानक तबाही मची थी, जब जमीन के ऊपर सब कुछ जल रहा था और फिर सालों तक बर्फ की तरह जम रहा था, तब जमीन के नीचे कुछ ऐसा हो रहा था जो हमारी कहानी की शुरुआत थी। हमारे पूर्वजों की कहानी। बिल्कुल, हमारे पूर्वज, वो छोटे मैमल्स, जमीन के नीचे गहरे बिलों में छुप कर बैठे थे। वो बच गए। लेकिन वो कैसे बचे? ये सोचने वाली बात है कि जब 2 टन का टी-रेक्स और बख्तरबंद ट्राइसेराटॉप्स नहीं बच पाए, तो वो छोटे छोटे चूहे जैसे जीव इतने भयानक ग्लोबल विंटर में कैसे जिंदा रह गए? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उस दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई।
विशाल डायनासोरों को जिंदा रहने के लिए रोजाना सैकड़ों किलो ताज़ा खाना चाहिए था, जो सूरज के बिना नामुमकिन था। लेकिन हमारे पूर्वज बहुत छोटे थे। तो उन्हें कम खाने की जरूरत थी। हाँ, उनका मेटाबॉलिज्म ऐसा था कि उन्हें बहुत कम ऊर्जा की जरूरत थी। वे जमीन के नीचे रहने के कारण ऊपर की 200 डिग्री वाली आग से भी बच गए और बाद में आई उस शून्य से नीचे की ठंड से भी सुरक्षित रहे। खाने का क्या प्रबंध हुआ? सबसे अहम बात उनकी डाइट थी। वे बहुत चूजी नहीं थे। जब ताजे पौधे खत्म हो गए तो वे सड़ी गली चीजें, मृत जानवरों के अवशेष, फंगस, जड़ें और कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रह गए। इन चीजों को उगने या पनपने के लिए सीधे सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती। ये वाकई एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगता है। छोटे होने के कारण कम खाना, हर तरह का खाना पचा लेने की क्षमता और जमीन के नीचे रहने की आदत। जब सालों बाद वो राख की चादर छटी, आसमान दोबारा नीला हुआ, सूरज की रोशनी ने फिर से धरती को छुआ और राख के बीच से पहला फर्न और पहला फूल वापस उगा, तो दुनिया बदल चुकी थी। बिल्कुल। तब उस नई दुनिया में उन विशाल डायनासोरों का कोई नामो निशान नहीं था। सदियों बाद जंगल दोबारा उगे, लेकिन वो जंगल एकदम खाली थे। और इन्हीं खाली जंगलों में उन छोटे मैमल्स ने अपने बिलों से बाहर कदम रखा। अब कोई विशाल शिकारी उन्हें डराने वाला नहीं था। अब दिन के उजाले में बेखौफ घूमने की बारी उनकी थी। और यही वो जगह है जहां विज्ञान हमें चौंकाता है। उस चिक्सुलूब एस्टेरॉयड ने दुनिया को सिर्फ खत्म नहीं किया, बल्कि उसने दुनिया को एक नई दिशा दे दी। वो सिर्फ एक महाविनाश नहीं था, बल्कि एक तरह का सृजन था। सही कहा, हम उसी राख से तो बने हैं। बिल्कुल। आज हम जो कुछ भी हैं, हमारी जो भी बुद्धिमत्ता है, जो भी समाज हमने बनाया है, उसका बीज उसी राख और उसी तबाही से निकला है। आज जब हम रात के समय आसमान में देखते हैं, अंतरिक्ष के उस अनंत अंधेरे की तरफ नजर दौड़ाते हैं, तो ये बात हमें बहुत विनम्र बनाती है। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम इस ग्रह के मालिक नहीं हैं। हम सिर्फ सर्वाइवर हैं। एकदम। इतिहास हमें साफ साफ बताता है कि इस धरती पर खुद को राजा समझने वाले कई आए और गए, लेकिन असली राज हमेशा सिर्फ नेचर का ही चलता है। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है चीजों को देखने का। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। जरा कल्पना कीजिए, अगर हमारा पूरा अस्तित्व, हमारी ये पूरी आधुनिक दुनिया